नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आप सभी को पहले तो हैप्पी होली। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे कि कई अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले मैं ना जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। पूरी एक वीडियो है और उसकी ई-बुक भी फ्री है। एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो उसके पूरे नोट्स फ्री हैं। वीडियो आप देखो और नोट्स से रिवीज़न करो। तो आज हम जनवरी का पढ़ेंगे करंट अफेयर और एक दिन छोड़ के परसों में आपको फरवरी का भी। दोनों मंथ का जो करंट अफेयर है, आपको मिल जाएगा, जनवरी का और फरवरी का। डिटेल में कंटेंट होगा और मैं इसमें क्या पहले आपको बता देता हूँ कि आपको वीडियो देखनी है कि नहीं, पहले ही आपको पूरा कंटेंट पता चल जाए। तो मैं इसमें एमसीक्यू टाइप, कई लोग क्या करते हैं एमसीक्यू टाइप आपको करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। मैं क्या करूँगा आपको पहले इसकी थ्योरी टाइप, क्योंकि क्वेश्चन का क्या होता है एग्ज़ामिनर, जैसे अभी ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इसरो ने अपना लॉन्च किया था, असफल हो गया था दुर्भाग्यवश। तो इसमें से अलग-अलग डीपली क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। मैं आपको पढ़ाने को ये पढ़ा देता कि कौन-सा मिशन अभी लॉन्च हुआ, तो ये पढ़ा देता है ना। लेकिन इसको पहले हम समसामयिकी पूरी पढ़ेंगे, ठीक? पहले मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा इस मंथ का समसामयिकी पढ़ाने के बाद, उसके बाद क्या करूँगा टॉपिक वाइज़ भी, इसी वीडियो में नेशनल करंट अफेयर हो गया, जैसे नेशनल क इंटरनेशनल करंट अफेयर आप देखोगे। उसके बाद इसी में बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, सब कुछ मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। और लास्ट में मैंने 30 से 35 एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं, कि पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी होगा, मतलब जो इसमें थ्योरी में नहीं होगा, और बाकी पूरा रिवीजन भी हो जाएगी। तो पूरा मतलब कि फुल फ्लेज जनवरी मंथ का पूरा आपका कवर हो जाएगा, कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक दिन छोड़ के फरवरी। और हाँ, इसकी ई-बुक भी आपको फ्री में मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर ही मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप रिवाइज़ कर लेना। पर पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होगा कि आप एक तो देखोगे, आपकी एक सेंस काम करेगी, आपकी आँखें, उसके बाद आप सुन भी रहे हो, आपके कान भी काम कर रहे हैं। तो जब ज़्यादातर सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं तो हमारा माइंड उसको ज़्यादा कैच करता है। सुनने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठती हैं, उसके बाद आप इसको रिवाइज़ कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करें और जनवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पूरा महीने का, मैंने आपको जैसे बताया कि समसामयिक जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो देख लेते हैं। तो इसरो पीएसएलवी 362 और ईओएस-N1 मिशन, जो पूरा मिशन का नाम था, इसके बारे में पहले हम जानकारी देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इसने अपने पीएसएलवी C62 मिशन का नाम था, इसके दौरान तकनीकी चुनौती का सामना किया, जिस कारण हमारा जो मिशन था वो पहले तो शुरुआत में तो सफल था, लेकिन मतलब सही जा रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, थर्ड स्टेज पर जाकर क्या हुआ, असफल हो गया। इस मिशन का जो उद्देश्य था, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, ये उपग्रह था ना, इसको अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करना था। तो पीएसएलवी C62 मिशन था, इसके द्वारा हम अपना ये सैटेलाइट लेकर जा रहे थे, जिसे हमें एक निर्धारित ऑर्बिट में हमें करना था, स्थापित करना था, लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मिशन का नाम मैंने आपको बता दिया, पीएसएलवी C62, जो सैटेलाइट लगा होता है साथ में उसको भी जोड़ देते हैं। तो EOS-N1 मिशन 12 जनवरी को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो रॉकेट था, रॉकेट का वेरिएंट कौन-सा था? तो पीएसएलवी DL, इसमें रॉकेट का वेरिएंट था, जिसमें 2 स्ट्रैप बूस्टर लगे हुए थे, आप देख रहे हो बूस्टर, जो इसे बूस्ट करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, जिसमें कुल सैटेलाइट थे 16। एक मुख्य जो मेन वाला था वो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऊपर से ये सैटेलाइट हमारे धरती की निगरानी के लिए था, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन N1। और इसके साथ हमने कुछ 15 सह यात्री उपग्रह भी, 15 और भी सैटेलाइट जो दूसरी कंपनियों के द्वारा बनाए गए थे, वो भी हमने इसमें डाले हुए थे। एक तो इसरो का अपना था मेन वाला ये, और 15 साथ में, क्योंकि रॉकेट जा ही रहा है तो इनके भी साथ में चला जाए। तो ये पीएसएलवी का 64वां मिशन था और श्रीहरिकोटा से 105वां मिशन था, जहाँ से ये लॉन्च हुआ। और नोडल एजेंसी आपको पता ही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इसकी। तो आगे चलें? तो देखिए, बार-बार ज़िक्र हो रहा है EOS-N1, जो कि मेन सैटेलाइट था। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम से ही क्लियर है, जो अर्थ को ऑब्ज़र्व करे, अर्थ को अवलोकन करे, उसको ध्यान ऊपर से देखे, निगरानी करे। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे मुख्य रूप से स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन, रणनीतिक उपयोग के लिए विकसित किया गया था। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था ना, तो उसमें क्या हमने पिन पॉइंट पर जाकर एकदम आपने देखा था जो ड्रोन वगैरह भेजे थे, जहाँ पर भेजना था वहीं पिन पॉइंट पर जाकर गिरे थे। तो ये सब हमें जो लोकेशन वगैरह है, ये सब सैटेलाइट से ही तो मिलती है। यही सब होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो वही हमने भेजा था कि हाँ, हम अपना ताकि स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकें। और साथ में अवनेशा, सॉरी अन्वेषा, अन्वेषा क्या है? तो इसे जो हमारा DRDO है ना,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है और यह भी एक निगरानी उपग्रह है। ये भी सर्विलांस सैटेलाइट है जो कि उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस है। इसे भेजा गया था हमने अन्वेषा को। और साथ में को पैसेंजर सैटेलाइट जो मैंने आपको बताया कितने थे, तो मुख्य वाला अन्वेषा था जो कि हम जिसे USN-1 कह रहे हैं। और जो को पैसेंजर सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि 15 और भी साथ में गए थे, छोटे उपग्रह शामिल थे, जिसमें से 7 उपग्रह हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने ध्रुवा स्पेसा द्वारा विकसित किए गए थे। तो देखिए, एक ही इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अलग अलग बनाने चाहूँ तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। लेकिन इसी प्रकार अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे ना, तो क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन सैटेलाइट वाले ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं डीपली। तो को पैसेंजर सैटेलाइट कितने थे, 15, जिसमें से 7 जो थे ना, मैंने अलग से इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, हैदराबाद में स्थित एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा विकसित किए गए थे। और इसमें जो कैप्सूल था रॉकेट में, ये स्पेन और फ्रांस के सहयोग से विकसित हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर लेगा। तो क्या हुआ ना, जो हमने ये रॉकेट लॉन्च किया, ये अपना शुरुआती चरण में तो सफल रहा, लेकिन थर्ड स्टेज पर जाकर इसमें समस्या आ गई। तो मिशन को आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर तो असफल हो गया, यहाँ पर अनसक्सेसफुल माना जा रहा है। कारण क्या था कि रॉकेट का जो थर्ड स्टेज था, अंतिम समय में ये विफल रहा, जिससे रॉकेट आवश्यक वेलोसिटी अपना मतलब वेग, जो वेलोसिटी होती है, वेग प्राप्त नहीं कर पाया। इसके परिणाम स्वरूप रॉकेट और उसमें मौजूद सभी 16 उपग्रह दक्षिण प्रशांत महासागर में गिर गए थे। ठीक, तो थर्ड स्टेज पे यह नहीं हो पाया, अपना वेग जो वेलोसिटी होती है वो वेग प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके कारण ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाया और दक्षिण प्रशांत महासागर में गिर गया। अब आगे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व आर्थिक मंच की है रिपोर्ट दुनिया के भविष्य के लिए एक एज ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का युग की घोषणा करती है। तो अभी हाल ही में एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, तो इसमें हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। देखिए, जो भी जनवरी की रिपोर्ट आई होगी, जनवरी में जो इंडेक्स आए होंगे, सिर्फ जनवरी महीने का। ठीक, पिछले साल का मैं नहीं, मतलब पिछले 12 महीने का नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। जनवरी से दिसंबर की एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने 12 महीने का कवर किया है। अब यहाँ से हम नवी शुरुआत कर रहे हैं जनवरी 2026 से। इसी प्रकार परसों मैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर दे दूंगा पूरा। तो यहाँ पर सिर्फ जनवरी महीने का ही आपको अभी इसमें मिलेगा, जो भी हाल ही में जनवरी में हुआ। ठीक, तो क्या पढ़ा रहा था मैं इसमें, हाँ, कि जो विश्व आर्थिक मंच है ना, इसकी एक रिपोर्ट आई है। हमारी दुनिया की, मतलब हमारी दुनिया का फ्यूचर कैसे होगा, वर्ल्ड का आने वाले साल कैसे बीतेंगे। वैसे जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो उन पर ही है कि कैसे रहेंगे। तो इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि ये जो कंपटीशन रहेगा, प्रतिस्पर्धा का युग इसे कहा जाएगा। आप देख ही रहे हो, हर दूसरा देश अपने आप में वर्चस्व चाहता है। यह केवल सैन्य नहीं, मतलब जो युग होगा, केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक, तकनीकी और सूचनात्मक युद्ध का भी है। जो रिपोर्ट आई थी, इसका अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे, तो इसमें जो रिस्क थे ना, वो 2 श्रेणियों में बांटे गए थे। एक शॉर्ट टर्म यानी निकट भविष्य में, अगले 2 वर्ष में कौन कौन से रिस्क हैं वर्ल्ड को, और एक लॉन्ग टर्म दीर्घकाल में, अगले 10 वर्ष में कौन कौन से रिस्क हैं। तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में इन्होंने कौन कौन से बताया। इन्होंने कहा कि अगले 2 साल में जो दुनिया का ध्यान है ना, ये सर्वाइवल और स्टेबिलिटी पर रहेगा, कि हमें सर्वाइव करना है। यहाँ मुख्य जोखिम इंसान द्वारा निर्मित है। और जो ये जोखिम है ना, अगले 2 साल वाला इन्होंने जो शॉर्ट टर्म का बताया, ये हमें मतलब कि पर्यावरण के द्वारा नहीं मिल रहा है, नेचर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये हम खुद ही अपना दुख बना रहे हैं। अब जैसे 2 देश आपस में युद्ध करेंगे, ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है ना, ये नेचर के द्वारा तो प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। ये किसके द्वारा प्रॉब्लम हो रही है पैदा? मैन के द्वारा। तो इंसान द्वारा इन्होंने कहा कि अगले 2 साल का जो ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर सब सर्वाइवल, जिंदा रहना और स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये इंसान द्वारा निर्मित होगा जोखिम। जैसे कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि देशों के बीच व्यापारिक युद्ध, जैसे आप देख रहे हो सैंक्शन वगैरह लग रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, चुनाव और सामाजिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए एआई का गलत इस्तेमाल। आप देखते ही हो कि जो सोशल मीडिया है आज के समय में, उस पर कितनी फेक न्यूज़ वगैरह फैलती है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए, सोशल जो स्टेबिलिटी है उसको बिगाड़ने के लिए, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए एआई का यूज़ हो रहा है। ये सब मैन मेड ही है ना, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी मैन ही फैला रहा है। मैन का मतलब मैं यहाँ पर ही, मैन वुमेन मतलब ऐसे मत समझना कि मैं महिला नहीं फैलाती, क्या पुरुष ही फैलाते हैं। ये एक टर्म होती है जो यूनिवर्सल यूज़ कर ली जाती है ना। और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, यानी कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के कारण आम आदमी पर बढ़ता दबाव। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड जीने का जो स्टैंडर्ड होता है। अब इतनी महंगाई होगी जब हर जगह, अब आप देख ही रहे हो कि गल्फ वॉर हो रही है, यहाँ पर सऊदी अरब, ईरान, ये सब लड़ ही रहे हैं, इजराइल वगैरह।
जिससे क्या होगा, पेट्रोल महंगा होता है, क्रूड ऑयल महंगा होता है। अब हम ईरान से हमें आपको पता है सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है, अब महंगा मिलेगा, पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल का फ़र्क आपको पता है हर चीज़ पर पड़ता है, फिर महंगाई बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साइबर इनसिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अचानक होने वाले हमले, यानी जो साइबर क्राइम होते हैं वो भी, तो ये सब मैन मेड है जो कि अगले 2 साल में दुनिया के इन्होंने बताया कि ये रिस्क है। और जो लॉन्ग टर्म रिस्क इन्होंने कौन-कौन से बताए हैं, तो अगले 10 सालों में दुनिया का ध्यान एक्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ प्रकृति और तकनीक सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, नेचर और टेक्नोलॉजी। तो जैसे एनवायरमेंटल रिस्क, इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका नुकसान सूची में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर इन्होंने इसको रखा है। एआई डिसरप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज और रोजगार पर गहरा और अनियंत्रित प्रभाव पड़ेगा। आपके अभी से सब लोग कह ही रहे हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगी। सोशल पोलराइजेशन, समाजों का अंदरूनी रूप से इतना बढ़ जाना कि किसी भी वैश्विक समस्या का मिलकर समाधान ना कर पाए। और रिसोर्स स्कार्सिटी, पानी, भोजन और जो मिनरल्स हैं, इनकी भारी कमी होना। ठीक, तो ये अगले 10 साल के इन्होंने बताया। पहले वाला इन्होंने मैन-मेड बताया था, दूसरा इन्होंने नेचर और टेक्नोलॉजी को बताया, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रिस्क है। तो जो क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका पहले नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, क्योंकि ये यूरोप का था लेकिन बाद में इसका वर्ल्ड का हो गया। और इसका जो मुख्यालय है वो कॉलोनी में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और मतलब इतना फेमस क्यों है, ये प्रसिद्धि इसकी क्यों है, क्योंकि अपनी एनुअल मीटिंग जो कि दावोस में होती है, वहाँ पर पूरी दुनिया भर का आपको पता है कि पूरा रिसर्च वगैरह करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि हाँ, दुनिया में कैसे क्या आगे क्या मतलब दुनिया का क्या भविष्य है, ये सब। तो इनको सब रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, और भी डिटेल में मतलब पूरा डाटा ये देते हैं। मैंने आपको इसमें से मुख्य बातें बताई हैं कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब आगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 जो कि 83rd था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लॉस एंजल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया गया। और जो यह पुरस्कार था ये अपना फिल्म और टेलीविज़न जगत में दिया जाता है। इसका होस्ट कौन था? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का होस्ट था निक्की ग्लेजर। इन्होंने लगातार दूसरी बार इस समारोह की मेज़बानी की। और जो फ़िल्में जिन्हें सबसे अधिक पुरस्कार मिले थे, तो फ़िल्म थी वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर मतलब एक युद्ध के बाद दूसरा, को 4 अवार्ड्स मिले। और वेब सीरीज़ थी एडोलसेंस, को भी 4 अवार्ड्स मिले। तो पहले देखिए, बेस्ट पिक्चर ड्रामा में किसको अवार्ड मिला? हेमनेट को, बेस्ट पिक्चर ड्रामा। बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। इनका मतलब कौन सी मूवी के लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर। तो डायरेक्टर का नाम याद रख लीजिएगा, एक्टर का नाम भी याद रख लीजिएगा। ड्रामा की कैटेगरी में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ड्रामा और टेलीविज़न दोनों, और ड्रामा और उसमें दोनों में मिलता है ना ये फ़िल्म। तो ड्रामा के एक्टर में मिला है किसे? वैगनर मोरा, सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए। और एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो जैसी बकले, मोरा बकले, दोनों को मिला है। तो आगे देखते हैं। और तो बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी में किसे मिला है? देखिए, म्यूजिकल कॉमेडी मिला है थिमोथी चालमेट। ये इतना म्यूजिकल कॉमेडी वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सब दे दिए हैं आपको, पढ़ना है तो पढ़ लेना। पर ज़्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट, जो इतना डाटा याद भी तो नहीं रख पाओगे ना, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पीछे वाले थे। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला स्टेलन स्टेलन स्कोर्सगार्ड को। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला टियाना टेलर को। ठीक, बेस्ट स्क्रीन प्ले अगर पूछ लिया जाए तो वही जो डायरेक्टर थे, पॉल थॉमस एंडरसन। और टीवी अवार्ड की बात की जाए, वो तो हमने फिल्म वाला देखा, टीवी में देखा जाए तो जो टीवी पे आते हैं ना सीरियल वगैरह, उसमें बेस्ट टीवी सीरीज ये वही म्यूजिकल कॉमेडी में आ गया द स्टूडियो। बेस्ट लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज का अवार्ड दिया गया इस कैटेगरी में एडोलसेंस को। और टीवी वाले जो अवार्ड हैं इसमें अगर हम देखें बेस्ट एक्टर का, तो नोवा वाइल। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रिया सिहोर। ठीक, ये टीवी वाली कैटेगरी है, ऊपर फिल्म वाली थी। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, 20 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल में, 99 रुपीज़ में पूरा, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री ई बुक मिलेगी, लैपटॉप पर आप एक्सेस वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हो। मतलब इसके बाहर आपको इकोनॉमिक्स कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप पूछते हो कि इसमें 49 क्यों इंक्लूड हो जाते हैं जब 99 का ही कोर्स रखा है? ये 49 टेस्ट पास का प्राइस होता है। टेस्ट पास मतलब जो मॉक टेस्ट होता है सभी एग्जाम का,
आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत महंगे होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर 49 में कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, सबके मॉक टेस्ट आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। तो आप इसको टिक को हटा दोगे तो 99 ही हो जाएगा प्राइस। तो इसमें मैंने इकोनॉमिक्स पूरे डिटेल में पढ़ाई, और पॉलिटी भी अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन पे मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं हेनली। हाँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर मैं जो भी अपडेट वगैरह होती है इसी पर देता है। कोई भी अगर नवी अपडेट होती है तो इसी पर आपको मिलती है। तो आगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो पासपोर्ट इंडेक्स में अगर आप देखो, ये जारी कौन करता है, तो हेनली एंड पार्टनर के द्वारा जारी किया जाता है। और IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इसमें विशेष आंकड़ों पर आधारित होता है। ये दुनिया के पासपोर्टों को उनकी वीज़ा मुक्त पहुंच के आधार पर रैंक करता है। यानी कि अगर आपके पास, जैसे देखिए जैसे आपको इंडिया से यानी भारत से अमेरिका जाना है, तो आपको आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्या करता है, एक तरह से आपका पहचान पत्र है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है। जैसे आधार कार्ड भारत में प्रूफ रहता है एक तरह से, वैसे अगर कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी भी जगह पर, तो पासपोर्ट से पता चलता है कि आप किस देश से आए हो, कहाँ के निवासी हो, समझ लो। ये एक तरह से आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन इससे खाली पासपोर्ट से आप किसी देश में एंटर नहीं हो सकते, उस देश का आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जैसे यूएसए से आपको यूएसए जाना है, पासपोर्ट तो आपके पास होना चाहिए। उस पासपोर्ट पर फिर वीज़ा लगता है। वीज़ा मतलब कि एक तरह से एंट्री एंट्री वाली स्टैम्प। अगर यूएसए अलाउड करेगा, आपको वीज़ा देगा, तभी आप यूएसए जा सकते हो। तो क्या होता है ना, कई देशों के जो रिकॉर्ड इतने अच्छे होते हैं, और उनका मतलब उनके दूसरे देशों से इतनी बनती है, वो कहते हैं कि भैया आप वीज़ा हमारे देश में आ जाओ, यहाँ से वीज़ा ले लो। मतलब जैसे हमारे केस में क्या कि अगर हमें यूएसए जाना है तो पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, तब हम वीज़ा मिलेगा हमें, तभी हम भारत से निकल पाएँगे। उससे पहले हम यूएसए नहीं जाएँगे, नहीं तो वो हमें डिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट मतलब बंद कर देंगे। लेकिन कई देशों का इतना उनसे रिलेशन अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, सीधा लेकर यूएसए आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ यहाँ एंट्री करो, यहाँ पर हम आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। मतलब एयरपोर्ट पर आओगे, यहीं पर आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। उनको पता है कि हाँ, ये ठीक है। और कई देशों को उन्होंने कहा नहीं, पहले ही आप वीज़ा लेकर आओ। तो जिन देशों को सबसे ज़्यादा कंट्री का वीज़ा फ्री एक्सेस है, मतलब आप आ जाओ, यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, उन देशों का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। उनकी रैंकिंग उसी हिसाब से बनती है कि कितने देशों में आप वीज़ा फ्री एक्सेस है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक, आप समझ गए इसका मतलब। तो जैसे कि आप देखोगे कि इसमें 1 मिनट रुकिए। वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जो भारत की रैंकिंग है, इसमें 80वें नंबर पर भारत आता है। 2025 से कुछ सुधरा है, 2025 में हमारी रैंकिंग थी 85, अभी है 80 नंबर पर। और हम कितने वीज़ा मुक्त पहुँचे हैं, तो 55 देशों तक हम फ्री, मतलब फ्री नहीं, वहाँ पर जाकर वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा फ्री एक्सेस इसे कहा जाता है कि मतलब पहले वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ नाइजीरिया और अल्जीरिया भी 80वें नंबर पर है। हम भारत, नाइजीरिया और अल्जीरिया ये 80वें नंबर पर है। सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो सिंगापुर। कई सालों से इसको आप देख रहे होंगे, लगातार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। भारत 80वें स्थान पर है। भारत ने अपनी स्थिति सुधारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों के लिए अभी भी कड़े वीज़ा नियमों का पालन करना पड़ता है हमें। अमेरिका में अगर हमें जाना है तो 2-2 महीने, 3-3 महीने तक वीज़ा नहीं मिलता, कई-कई बार तो 1 से साल तक नहीं मिलता है। समझ रहे हो? और सबसे शक्तिशाली और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के बीच 168 देशों का अंतर है। अभी जैसे आप देखोगे कि सिंगापुर जो है, वो 192 कंट्री वीज़ा फ्री एक्सेस है। देख रहे हो, 192 देशों तक। दूसरे नंबर पर, मतलब सिंगापुर वाले अगर कहीं पर घूमना है, सोचें कि मुझे सुबह चाय वहाँ पर जाकर पीनी है, पासपोर्ट रखें, पहुँच जाएँ। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस है उन्हें। जापान, दक्षिण कोरिया, इन्हें 188 कंट्रियों तक, ये किम जोंग वाला नहीं है, दक्षिण कोरिया दूसरा, उसका नॉर्थ कोरिया है। और डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड 186। इसमें अगर आप अमेरिका देखोगे तो अमेरिका 10वें नंबर पर आता है। अगर हम सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की बात करें, तो सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का, 24वें नंबर पर आता है। सीरिया, फिर इराक, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना 98 नंबर पर आता है, आप देख रहे होंगे। तो आगे चलें अब? आपको बस भारत की रैंकिंग याद रखनी है। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 80। और नंबर 1 पर कौन-सा देश है? तो नंबर 1 पर है सिंगापुर। आगे चलें अब? तो आगे है भारत यूएई शिखर सम्मेलन 2026। तो जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, शेख मोहम्मद याद रख लेना, नाम इनका बड़ा है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान,
इन्होंने जनवरी 2026 में भारत की यात्रा की थी। और जब भारत की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच यानी भारत के बीच और यूएई के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, जिसका अगर आप देखो तो बुनियादी ढांचा क्या है, ओ सॉरी, इसमें कौन सा सेक्टर पे बात हुई है, मुख्य उद्देश्य क्या था, मैंने इसको पूरा एक चार्ट के फॉर्म में बता दिया। यहाँ पर आप देखो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कि गुजरात सरकार और यूएई निवेश करेगा। जैसे गुजरात में धोलेरा है, धोलेरा में एक आपको पता प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका विकास के लिए यूएई अपना करेगा, निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, सब सुविधाएं शामिल होंगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखो तो इन स्पेस भारत और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी ये आपस में काम करेंगी। अंतरिक्ष उद्योग का व्यवसायीकरण होगा। लॉन्च कॉम्प्लेक्स और विनिर्माण केंद्रों की स्थापना होगी। डिफेंस के सेक्टर में आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का विस्तार हुआ है। इसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, ये सब हुआ है। एनर्जी के सेक्टर में आप देखोगे तो हमारी एचपीसीएल और उनका एडीएनओसी गैस, इसके बीच में हुआ है कि 10 वर्षों के लिए हमें 0.5 MMPTA एलएनजी की दीर्घकालिक खरीद का, जो गैस वगैरह होती है, उनका समझौता हुआ है। और फूड सिक्योरिटी में भी अगर आप देखोगे तो भारतीय कृषि उत्पाद विशेषकर चावल का निर्यात होगा और यूएई के खाद्य सुरक्षा को वहाँ पर हम चावल वगैरह उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ हमारी उनसे पार्टनरशिप डील वगैरह हुई थी। इसमें ये याद रखना है, धुलेरा धुलेरा की इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ पर। गुजरात का काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई जा रही है धुलेरा गुजरात में। अब आगे है भैया नेशनल करंट अफेयर। समसामयिक की हमने देखी, अब हम आगे चलते हैं, नेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो इसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तो सेवा के लिए मंजूरी और पहला रूट, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी यानी कि 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आधिकारिक हरी झंडी दे दिया। पहले तो आप देखते तो चेयर वगैरह आती थी, बैठ कर ही जाते थे ना, अब स्लीपर ट्रेन लेट कर जाने वाला, मतलब वो भी वंदे भारत ट्रेन आ गई है। का जो पहला रूट आप देखोगे तो गुवाहाटी से लेकर कोलकाता यानी हावड़ा कॉरिडोर बना, वहां पर चलेगी और हरी झंडी मिल गई है। तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा सफल हाई स्पीड ट्रायल के बाद यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और इसे रात भर की यात्रा और 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। और 2026 के अंत तक कहा जा रहा है कि रेलवे नेटवर्क में लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शामिल कर ली जाएंगी। ठीक? अब आगे है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर बन रहा है? नदी लोहित नदी। और इसका स्थान, नदियों के बारे में अगर आपको देखना है तो जियोग्राफी की जो सीरीज मैंने शुरू की हुई है ना, उसमें मैंने नदियों के बारे में सब पढ़ा दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख लेना नदी। ये लोहित नदी कहाँ की है बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो लोहित नदी कहाँ की और किसकी सहायक नदी है। स्थान की बात करें कहाँ पर ये जल विद्युत परियोजना हो रही बन रही है, तो अंजों विला, अंजों, अरुणाचल प्रदेश में। क्षमता की बात करें तो 1200 मेगावाट यहाँ से क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है। डेवलपर किसके द्वारा है, किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और इसका ये ग्रेविटी डैम होगा 128.5 मीटर ऊंचा और लगभग 15,000 करोड़, मतलब 14,176 करोड़ की लागत इसमें लगेगी। लेकिन ये खबरों में क्यों है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाने में इतना ही बता देता, लेकिन ये खबरों में एक कारण से है, हो सकता है वो पूछ लिया जाए। तो विवाद का मुख्य कारण है श्वेत उदर बगुला, व्हाइट बेलिड हेरोन, यानी एक बगुले के, मतलब एक बगुला नहीं, एक बगुले की प्रजाति के कारण ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये काफी खबरों में आ गया है। तो खबरों में कोई चीज आती है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो खबरों में इसलिए है क्योंकि जो पर्यावरणविद हैं इनका आरोप है ना कि जो ये परियोजना बन रही है, इसमें जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें अत्यंत दुर्लभ जो पक्षी था उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज ही कर दिया। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है पहले वहाँ पर एक्सपर्ट आते हैं, देखते हैं कि वहाँ की टेरेन कैसी है, वहाँ पर मतलब क्या स्थिति है ना, कौन कौन से वहाँ पर जानवर रहते हैं, अगर हम बनाएंगे तो किन किन जानवरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब कहीं और पर ले जाना पड़ेगा, या उनको उनका उसमें कोई दखल ना हो, उनके उसमें रहने में, आवास में कोई दखल ना हो। तो सब देखा जाता है, एक रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ कौन कौन सी जानवर की प्रजाति यहाँ पर रहती है, सब कुछ एक रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक श्वेत उदर बगुला था, उसको नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वो संकटग्रस्त प्रजाति है ये वाला श्वेत उदर। उदर क्या होता है, जिसे पेट, पेट को उदर कहते हैं। तो व्हाइट पेट, इसका मतलब व्हाइट उदर होता है और इसका कलर आप देखोगे बहुत ही यूनिक कलर होता है, इसका ग्रे कलर टाइप का होता है। और ये आपको पता है दुनिया भर में तकरीबन तकरीबन मतलब 200 या 250 ही हैं बस बच्चे ये वाले बगुले, और इनको नजरअंदाज कर दिया गया भाई।
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप देख रहे हो ना, इतना स्पेसिफिक ये चीज़ पूछ ली जा सकती है आपसे कहीं पर भी। तो EIA रिपोर्ट की खामी क्या है जो पेश की गई थी, कि इसमें जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसमें 28 पक्षियों का जिक्र हुआ है जो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन श्वेत उदर वाला जो बगुला है, इसको शामिल नहीं किया गया। जबकि यह क्षेत्र इसका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है। ये कहीं से उड़कर नहीं आता कि हाँ भैया वहाँ से उड़कर यहाँ आता है, ये वहीं पर रहता ही है। तो इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? तो नामदफा और कमलांग टाइगर रिजर्व, इसके पास लोहित नदी का किनारा इस पक्षी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर मतलब घोंसला स्थल है, जहाँ पर ये रहता है। तो जो श्वेत उदर वाला बगला है, इसका बगुला है, ये संकटग्रस्त पक्षी है। अब मैंने आपको बताया, क्योंकि जब 250 से कम है तो फिर संकटग्रस्त ही है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एडिया इंसिग्निस, इंसिग्निस क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है। और यह बगुला प्रजाति का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसका रंग गहरा स्लेटी यानी ग्रे और पेट सफेद होता है। और इसका व्यवहार आप देखो तो ये मानव उपस्थिति से बहुत डरता है, मानव से दूर रहता है, एक्सट्रीमली शाई होता है और केवल स्वच्छ अशांत नदियों के किनारे पाया जाता है। जो साफ सुथरी और अशांत नदियां होती हैं, शांत नदियां नहीं अशांत, उनके किनारे पाया जाता है। और इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो दुनिया भर में 250 से भी कम है और संभवतः केवल 60 के आसपास ही बचे हैं। वैसे कहा जाता है कि 250 से इनकी होगी संख्या, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 60 के करीबन ही होंगे ये बचे बस। और मुख्य रूप से ये भूटान, म्यांमार और भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब आगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो हरियाणा में परिचालन के लिए तैयार भारत की पहली रेलवे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा करने जा रहा है। और यह पायलट प्रोजेक्ट रेलवे के कार्बन न्यूट्रल, जो हमने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल रहेंगे, उसके लिए हमने ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रेन चलाई है। ये भारत का पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जो कि कौन सा रेलवे जोन है? उत्तर रेलवे। कहाँ इसका कौन सा मार्ग है? तो जिंद, हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेल मार्ग। और कौन सा हाइड्रोजन प्लांट कहाँ का? तो जिंद में स्थापित किया गया है। कैपेसिटी कितनी होगी? तो 3000 किलोग्राम की। बस इतना ही आप याद रखना, ज़्यादा तो यही पूछा गया कहाँ पर शुरू किया गया, तो हरियाणा में। अब आगे भारत के रामसर स्थल, रामसर साइट्स। तो भारत ने 2 और वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 98 हो जाएगी। तो पहले 96 थे, अब 98 हो जाएगी। कौन कौन सा? तो पहला पाटना पक्षी अभयारण्य, इसे शामिल किया गया है रामसर साइट में। और दूसरा धारी धांड, इसे शामिल किया गया है। तो पाटना वाला जो है, ये पटना ना समझ लेना, ये बिहार में नहीं, ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। और जो धारी धांड है, ये गुजरात के कच्छ में है। तो ये जो पाटना पक्षी अभयारण्य है, ये मीठे पानी की वेटलैंड है। और ये धारी धांड जब कच्छ में है तो जाहिर सी बात है खारे पानी का होगा। तो पाटना पक्षी अभयारण्य, या पाटना भी इसे कहते हैं, ये गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है। और सर्दियों के दौरान यहाँ पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए ये महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। और यह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाटना पक्षी अभयारण्य। और जो धारी धांड वाला है, ये गुजरात के कच्छ में है। कच्छ के शुष्क और मरुस्थलीय परिदृश्य में स्थित एक अनूठी आर्द्रभूमि है। और यहाँ पर चिंकारा, जो कि हिरन टाइप का होता है, काला हिरन टाइप का, भेड़िया, कैराकल, मरुस्थलीय बिल्ली और लोमड़ी जैसे जीव पाए जाते हैं। और कठोर जलवायु के बाद भी, मतलब गुजरात का जो कच्छ है, एक तरह से क्या मरुस्थली है, वहाँ पर इतनी कठोर जलवायु होने के बाद भी संकटग्रस्त जो प्रजाति वाले पक्षी हैं वहाँ पर रहते हैं। तो ये कुछ आपका हो गया अपना क्या कहते हैं, रामसर साइट वाला। अब मैं रामसर साइट की पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर सारी पढ़ाई दूंगा आपको। अब है 77वां गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये थीम थी उसकी, कि अत्यंत भव्यता के साथ मनाया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आपको पता लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? हमारे जो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था, तो इसमें हमने यूरोपीय संघ का जो लीडर है, मेन आपको पता है कौन कौन है। एक तो यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, और एक यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, दोनों को बुलाया था। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपियन जो कमीशन है उसके प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन।
उर्सा वोंडरलेन, इनको दोनों को बुलाया था। ठीक, तो अभी हम जो अपना गणतंत्र दिवस पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता है झांकी वगैरह निकलती है, आपने देखा होगा टीवी में। तो झांकियों को भी अवार्ड मिलता है कि कौन सी किसको फर्स्ट प्राइज मिला है, किसको सेकंड मिला है, आपको याद रखना होता है। जो सर्वश्रेष्ठ यानी जिसे फर्स्ट प्राइज मिला था, ये थी महाराष्ट्र की जो झांकी थी। इसकी थीम थी गणेश उत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक, गणेश उत्सव आपको पता है कि वहाँ पर गणेश जी का बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र को मिला था। और सेकंड नंबर पे थी जम्मू कश्मीर की झांकी, इसने हस्तशिल्प और लोक नृत्य इसकी थीम थी। थर्ड नंबर पर केरल की झांकी थी, वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी साक्षरता के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का अवार्ड मिला भारतीय नौसेना को। और मंत्रालय में किसको अवार्ड मिला था, संस्कृति मंत्रालय को। वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये इसका थीम था। और बाकी अन्य दल में दिल्ली पुलिस को मिला। ये कुछ मेन यही पूछे जाते हैं, मैंने यही कवर कर दिया आपको। एक तो मंत्रालय याद रख लेना, संस्कृति मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट प्राइज मिला महाराष्ट्र को, ये इंपॉर्टेंट। अब आगे चलें, तो नेशनल करंट अफेयर जनवरी के देख लिए, अब हम जनवरी के इंटरनेशनल करंट अफेयर देखते हैं। तो अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी मान्यता मिली है। तो इसे जैसे इंसान को हम जो ह्यूमन है उनको कानूनी मान्यता मिलती है ना, ऐसे एक क्या कहते हैं कीट को, यानी एक बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी मान्यता मिली है, लीगल एंटिटी मिली है। तो विश्व में पहली बार किसी कीट यानी इंसेक्ट प्रजाति को एक लीगल एंटिटी मिली है। किसने दी है, तो पेरू ने। पेरू की 2 नगर पालिकाओं ने अमेजन की डंक रहित मधुमक्खी को बुनियादी कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं कि इनको अपनी रहने का अधिकार है, वहां से कोई भगा नहीं सकता, इनको जीने का अधिकार है, ऐसे कुछ अधिकार दिए गए हैं इनको। तो नगर पालिका कौन सी है, तो पेरू की 2 नगर पालिकाएं हैं, एक सेटिपो और दूसरी नोटा। पेरू की मैंने आपको बताया ना, 2 नगर पालिकाओं ने कानूनी अधिकार दिया, तो सेटिपो ने और नोटा ने दिया है। तो कौन सी प्रजाति है, तो ये अमेजन की स्वदेशी डंक रहित मधुमक्खी है, मेलीपोनिनी। मेलीपोनिनी, इसका महत्व क्या है कि ये विश्व की पहली कीट प्रजाति है जिसे कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो प्राचीन इतिहास अगर आप देखो, तो ये मधुमक्खियां लगभग 8 करोड़ वर्ष से अस्तित्व में हैं, यानी कि डायनासोर के युग से, जब डायनासोर रहते थे धरती पर, तब से ये मधुमक्खियां रह रही हैं। और इनकी शारीरिक विशेषता इस प्रकार है कि इनमें डंक या तो नहीं होते, या इतने छोटे होते हैं कि दर्द नहीं पहुंचा पाते, आपकी स्किन पे ज़्यादा धंसते नहीं हैं। तो इसीलिए इन्हें डंक रहित मधुमक्खी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को भी मतलब जैसे मधुमक्खी आपको पता है अगर नॉर्मली डंक मारे तो सूज जाता है, पूरा दर्द बहुत होता है। लेकिन ये जो प्रजाति है मधुमक्खी की, कौन सी, मेलीपोनिनी, ये डंक मारती है तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि इनके जो डंक वाले जो होते हैं ना, वो चीज़ें जो धंसाती हैं अंदर, वो बहुत छोटे होते हैं। और विश्व में मधुमक्खी की 500 प्रजातियां हैं, जिसमें 170 प्लस तो अकेले पेरू में पाई जाती हैं। तो फिंके नदी, ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदी है। तो हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययन में, जियोलॉजिकल स्टडीज ने ये पुष्टि की है, ऑस्ट्रेलिया की जो फिंके नदी है ये वाली, ये दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली, जो कि अभी भी बह रही है, उन नदी प्रणाली में से एक है। मतलब वही है, एक मतलब कि ये वाली नदी को मान्यता मिली है सबसे पुरानी नदी की। यह नदी उस समय से अस्तित्व में है जब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे। पिछले वाले में मैंने बताया मधुमक्खी डायनासोर के समय थी, ये नदी तो भैया डायनासोर से पहले से बह रही है। कुछ नदियाँ आपको पता है कि थी पहले भी, लेकिन सूख गई, अभी भी ये बह रही है, इसीलिए इसको मान्यता मिली है कि दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन नदी। कौन सी, फिंके नदी। कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। तो नदी का नाम है फिंके, स्थानीय नाम उसे मतलब वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति है अरेंते लोगों के द्वारा इसे लारा पिंटा कहा जाता है, लारा पिंटा। और ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में बहती है नदी। और इसकी अनुमानित जो आयु निकाली गई है वो 30 से 40 करोड़ वर्ष की निकाली गई है। और कुल लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्ववर्ती नदी, ये सब मैं नदियों में पढ़ा चुका हूँ कि जो पहाड़ पर्वत से पहले से बह रही है उसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो आगे है कि तुर्कमेनिस्तान, ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता इसने दे दी है। मतलब किसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है, इसने तुर्कमेनिस्तान ने। इसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को लीगल किया है, कब से, जनवरी से। और इसका रेगुलेट कौन करेगा, तो तुर्कमेनिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करेगा। कानूनी दर्जा का मतलब ये नहीं कि इनको लीगल टेंडर यानी मुद्रा नहीं बना दिया है, मुद्रा का दर्जा नहीं दे दिया गया, एक तरह से वर्चुअल एसेट का दर्जा दिया गया है। डिजिटल संपत्ति को अब देश का सिविल कानून के दायरे में लाया गया है।
क्रिप्टो एक्सचेंज के संचालन के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा उससे। और उपयोग की सीमा की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इन्वेस्टमेंट और माइनिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग हम डेली जो भुगतान करते हैं सामान खरीदने बेचने में उसमें नहीं कर सकते, खाली इन्वेस्टमेंट के लिए और माइनिंग के लिए। सरकारी नियंत्रण की बात करें तो सरकार डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगी। अब पहले इनको सेंट्रल बैंक से मान्यता वगैरह तो लेनी ही पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे तक्षशिला पुरातात्विक खोज 2026 कुषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। तो तक्षशिला पहले तो आपको पता है जब अखंड भारत था तो भारत में थी, लेकिन अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित यूनेस्को स्थित तक्षशिला के भीर टीला क्षेत्र में हाल ही में हुई खुदाई में कुषाण साम्राज्य के कुछ अवशेष मिले हैं। तक्षशिला के भीर टीला क्षेत्र में खुदाई हुई है, वहां पर कुषाण साम्राज्य के कुछ अवशेष मिले हैं और विशेषज्ञों ने इसे पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी खोज बताया है, जिसमें ये आप जो देख रहे हो कांस्य सिक्के मिले हैं, ब्रोंज कॉइन्स मिले हैं। ये दूसरी शताब्दी के हैं, सेकंड सेंचुरी के हैं और सम्राट वासुदेव प्रथम के काल के, सम्राट वासुदेव प्रथम। और साथ में लापिस लाजुली जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये गहरे नीले रंग का अर्धकीमती पत्थर भी मिला है, नीलमणि। कहाँ पर? भीर टीला में सिक्के और नीलमणि मिली है। सिक्के में याद रखिएगा, ये वाले आपको दिखा रहा हूँ, यही वाले मिले हैं। ये तक्षशिला परिसर के सबसे प्राचीन शहरी क्षेत्र है, ये भीर टीला जो है। तो सिक्कों का महत्व अगर आप देखोगे तो उस समय दिखाया जा रहा है कि सिक्कों का विश्लेषण कुषाण साम्राज्य की जो इंक्लूसिव कल्चर था उसे उजागर करता है। इसके अगर आप आगे वाले भाग में देखोगे तो इस पर सम्राट वसुदेव प्रथम का चित्र है और पीछे वाले भाग में अगर आप देखोगे तो एक स्त्री देवी फीमेल डेटी यानी स्त्री देवी का अंकन है, कोई उस समय की कोई देवी होंगी उनका अंकन है। यह दर्शाता है कि कुषाण शासक केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि विभिन्न ईरानी, यूनानी और भारतीय देवताओं का भी सम्मान करते थे। ये नहीं कि बौद्ध धर्म के हैं तो उन्हीं करना, सब धर्मों का एक तरह से समावेश था। ठीक। अब है युगांडा राष्ट्रपति जीत गए भैया, ये तो जीतेंगे, एक तरह से कंट्रोल किया हुआ था इन्होंने, एक तरह से तानाशाही है इनकी। युगांडा के राष्ट्रपति, इनकी उम्र मेरे ख्याल से अभी पढ़ाऊंगा आपको 80-85 साल से ऊपर हो गई है, जबकि वहां पर है कि इतने साल से ऊपर नहीं बन सकते। ये जब बनते हैं तो रूल ही चेंज कर देते हैं, संविधान ही चेंज करते हैं कि अब इतना बन सकते हैं। तो युगांडा के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर योवेरी मुसेवेनी, मुसेवेनी से याद रखिएगा, का राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया है और इसके साथ ही वे अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। तो कौन जीता है? तो मुसेवेनी जीते हैं और अब इनका लगातार 7वां कार्यकाल है। वोटिंग इनको मिली है लगभग 72%। जो इनके सामने कॉम्पिटिटर थे इनके, वो थे बॉबी वाइन। और जो अभी भैया मुसेवेनी बने हैं ना, ये अब तक 40 साल तक शासन कर चुके हैं 1986 से। इनका 81 वर्ष, हाँ देखिए 81 साल के हो चुके हैं ये। 81 वर्ष मुसेवेनी 1986 से, बताओ 1986 से सत्ता में हैं और इन्होंने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति की जो आयु सीमा है उसे भी बढ़ा दिया और कार्यकाल सीमा का तो हटा ही दिया कि कितने साल तक रह सकते हैं, वो तो खत्म ही कर दिया। इनको पता है कि भैया मुझे रहना है तो जब तक मैं हूँ तब तक तो रहूंगा ही, तो कार्यकाल की गोली मारो, खत्म करो इसको। इन्होंने बार बार चुनाव लड़ने का मौका मिला जिसके कारण इनको विपक्ष का विरोध क्या है। विपक्षी नेता जो इनके थे बॉबी वाइन जो खड़े थे सामने, उनका कहना है, वास्तविक नाम क्या इनका, क्यागुलानी सेंटामू, कि चुनाव परिणामों में धोखाधड़ी की है। मतलब इनका कहना है कि जनता मेरे साथ थी लेकिन मुसेवेनी ने चुनाव के जो परिणाम है उसको धोखाधड़ी की है, इन्होंने उसको खारिज कर दिया जिसके कारण वहाँ पर नेट वगैरह बहुत बंद कर दिया गया था और लोगों का मतलब दबा दिया गया, एक तरह से तानाशाही चला रहे हैं ये मुसेवेनी, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट पर। हमने समसामयिकी देख ली और मुख्य मुख्य खबरें, नेशनल जो करंट अफेयर वो देख लिया, इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लिया। अब देखते हैं कि जनवरी के महीने में, खाली जनवरी के महीने में कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्या नाम है इनका? एयर मार्शल नागेश कपूर। अभी आपको वीडियो पोस्ट करिए तुरंत और कमेंट सेक्शन में जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी, मतलब कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों के जो
मेन हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, तीनों के, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के लिखिए आप कि कौन कौन से हैं। ठीक ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने 4 जनवरी 2026 को सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम का जो हाई कोर्ट है उसमें इनको क्या बनाया गया है, चीफ जस्टिस बनाया गया है। और जो मनोज गुप्ता हैं, इन्हें उत्तराखंड के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश। और राकेश अग्रवाल जो हैं, इन्हें NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP, इंडियन तिब्बतन और क्या कहते हैं बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। प्रवीण कुमार को BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। और वैज्ञानिक बाला सुब्रमण्यन को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी आपको अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है जनवरी की। अब आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, किसके द्वारा, राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। भारतीय सेना की अधिकारी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मेजर स्वाति शांता कुमार। इनको जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता और समावेशी नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो जेंडर इक्वलिटी मेन है इसमें, जेंडर इक्वलिटी के लिए मेजर जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता के लिए मेजर स्वाति शांता कुमार को अवार्ड मिला है UN के द्वारा। और इटली ने अपना सर्वोच्च नागरिक उपाधि में से एक, या इटली का अवार्ड है, नागरिक का पुरस्कार है, कैवलियरे डेल ऑर्डिने देला स्टेला द इतालिया, इसका नाम है, इटालियन नेम है। ये गोवा के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रदान किया है। RPF अधिकारी चंदना सिन्हा, इनको भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है और इन्होंने बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों के बचाव में असाधारण योगदान अपना दिया है, चंदना सिन्हा। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स, CDOT की फुल फॉर्म है ये, इसको उसकी अभिनव सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन तकनीक के लिए कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये एक तरह से ये कौन सी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये क्या होता है ना कि मोबाइल फ़ोन पर सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट आ जाएगा। अगर कोई भी चेतावनी देनी है, अगर मान लो आपदा आ गई, भूकंप आने वाला, कुछ भी, तो डायरेक्ट सबके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। यह तकनीक मोबाइल फ़ोन पर सीधे वास्तविक समय यानी रियल टाइम में आपदा चेतावनियों भेजने के लिए विकसित की गई है। अब अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ रहे हैं, इसी में आता है पद्म पुरस्कार। तो 2026 में आपको पता है पद्म पुरस्कार घोषित किए गए थे। तो 1954 से इसकी स्थापना हुई है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर यह घोषणा की जाती है। गृह मंत्रालय के द्वारा सब कुछ देखा जाता है, नोडल मंत्रालय यही है। और चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री द्वारा गठित पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश पर किया जाता है। प्रदानकर्ता तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये दिया जाता है। तो इस बार टोटल 131 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से 19 महिलाएं हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 6 इसमें से विदेशी NRI हैं जिन्हें मिला है। तो 131 हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। टोटल 131 हो गए ना, 113, 126 और 5, हाँ 131। अब पहले हम जो पद्म विभूषण विजेता हैं इनके तो क्या कहते हैं 5 है ना, पांचों के नाम याद रखने हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल, आपको पता है धर्मेंद्र देओल, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। धर्मेंद्र देओल, धर्मेंद्र को तो जानते हो ना आप, एक्टर, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में। श्री KT थॉमस, ये पब्लिक अफेयर इनकी फील्ड है, केरल के, इन्हें मिला है। N राजम, कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। P नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं। PS अच्युतानंदन, मरणोपरांत, 2 मरणोपरांत है, एक धर्मेंद्र को और एक अच्युतानंदन को, ये भी पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामले, केरल के। तो केरल आप देखोगे 1 2 3 तो केरल के ही हैं। तो ये है पद्म विभूषण। अब है पद्म भूषण। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला, तो 13 भी आपको पता होनी चाहिए, याद भले ही ना हो लेकिन पढ़े होने चाहिए कि आपके दिमाग में रहने चाहिए।
तो अलका याग्निक सिंगर कला के क्षेत्र में, मम्मूटी ये भी कला के क्षेत्र में केरल, उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक सुना होगा ना आपने, उसके वो हैं, व्यापार एवं उद्योग में महाराष्ट्र के हैं। नोरी दत्तात्रेडू चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के। पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सार्वजनिक मामले में, अब इनका देहांत हो गया है, झारखंड है ना। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर वगैरह रह चुके हैं सार्वजनिक मामले में, इनको भी उत्तराखंड के। केवी मल्होत्रा मरणोपरांत। कल्लीपट्टी रामास्वामी पालनीसामी चिकित्सा के क्षेत्र में। एस के माइलानंदन तमिलनाडु के अपना सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। शतावधानी आर गणेश कला के क्षेत्र में। वेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले में केरल के हैं, वेलापल्ली नटेशन। तो इन 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है। तो 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, ये दोनों तो आपको नाम सब याद होना चाहिए। लेकिन 113 पद्मश्री मिले हैं। अब ये 113 आप याद नहीं रख सकते, 113 कौन कौन से हैं। तो इनमें से जो मुख्य है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेन, बाकी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप 113 पढ़ लेना। लेकिन जो जो ऐसे हैं कि जो फेमस हैं या कुछ जिन्होंने अपना विशेष काम किया विशेष क्षेत्र में चौंकाने वाला, वो मैंने यहाँ कवर कर दिया है। तो खेल जगत में मैंने इनको डिवाइड भी कर दिया कि अलग अलग उसमें फील्ड में। तो खेल जगत में अगर आप देखो तो रोहित शर्मा को मिला है, हरमनप्रीत कौर को, ये तो दोनों को आप जानते हो ना, क्रिकेटर हैं। सविता पुनिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। बलदेव सिंह हॉकी कोच रह चुके हैं, जिन्होंने संदीप सिंह और रानी रामपाल के गुरु हैं ये। व्लादिमीर मेस्टविश्विली ये जॉर्जिया के हैं। ये कुश्ती कोच थे जिन्होंने भारत के कई पहलवान जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, इनको इनके कोच थे ये, व्लादिमीर, जॉर्जिया के। ये खेल जगत के हैं। कला और सिनेमा में आप देखोगे तो आर माधवन, जिनका नाम है माधवन रंगनाथन, जानते हो आप, एक्टर हैं। और प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार। सतीश शाह ये भी अभिनेता थे, मरणोपरांत मिला इन्हें। कुमार बोस पश्चिम बंगाल के तबला वादक। तृप्ति मुखर्जी ये शास्त्रीय गायिका पश्चिम बंगाल की। और शिक्षा, साहित्य और विज्ञान में अगर आप देखो तो मामदिला जगदीश कुमार दिल्ली के, ये जो यूजीसी है इसके अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, वाइस चांसलर। विजयनाथन कामकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक। शशि शेखर वेम्पति ये प्रसार भारती के सीईओ रह चुके हैं। शिव शंकर ये तमिल लेखिका हैं, सरस्वती सम्मान इनको मिल चुका है, इसलिए इनका नाम मैंने डाल दिया, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा में अगर आप देखो, समाज सेवा में देखो तो अर्मिडा फर्नांडीज ये नवजात शिशु स्वास्थ्य में विशेषज्ञ हैं। पुण्यमीर्ति नटेशन यह स्वास्थ्य सेवाओं में इनका भी विशेष योगदान है। अंके गौड़ा एम ये पुस्तकों का संरक्षक, इनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है, इन्हें पुस्तकों का संरक्षक कहा जाता है। अंके गौड़ा एम। इंद्रजीत सिंह संधू इन्हें भी सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। तो ये इतने ही थे जो कि आपको याद रखने हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना है 113 भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैंने मेन आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, आगे हम बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं जनवरी महीने के। तो हाइपर कोलिन इंडिया जो पब्लिशर है, इनके द्वारा पत्रकार मोहर बसु द्वारा लिखित एक पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड ये रिलीज की गई है। बुक का नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहर बसु के द्वारा। और इसके बाद है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिसंबर 2025 में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इसका विमोचन किया है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा ये विमोचन किया गया है, लिखी गई है राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, और पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो इसका मुख्य विषय क्या है? तो यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नेतृत्व, उनका जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, परमाणु परीक्षण जो हुआ था, उसके जो भी निर्णय थे वो इसमें बुक में है। और उसके बाद है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनवरी 2026 में वरिष्ठ पत्रकार और एएनआई के चेयरमैन प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इसके दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। कौन सा? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम प्रकाश के द्वारा। यह पुस्तक
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो अनसुने नायक हैं, उनकी घटनाओं पर केंद्रित है, जिन्हें इतिहास में अनदेखा किया गया, जैसे वेल्लोर विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज, सशस्त्र संघर्ष, इनका जिसे मतलब वो हिस्ट्री जिसे इंडिया ने इग्नोर कर दिया, उसका पूरा इसमें वो है। अब आगे पूर्व सांसद जारला जारलगाडा लक्ष्मी प्रसाद, तो लक्ष्मी प्रसाद याद रखिएगा, लक्ष्मी प्रसाद, इनके द्वारा लिखित पुस्तक अग्नि सरसुल्लो विकास निशा कमलम, ये एक क्या कहते हैं, जो तेलुगु नाम है, तेलुगु शीर्षक है इसका, जो अग्नि रूपी सरोवर में खिला कमल, ये इसका वो है, मतलब हिंदी में अर्थ है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। ये राष्ट्रपति उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का विमोचन किया है इन्होंने, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो अनोखा आयोजन इसमें किसी भव्य हॉल के बजाय इस पुस्तक को विश्वविद्यालय परिसर के एक पेड़ के नीचे रिलीज किया गया, जो राष्ट्रपति मुर्मू के साधारण जीवन, संघर्ष और श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जनवरी 2026 में प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर सी पनाली वेलु की आत्मकथा पलानी वेलु गट्स का हिंदी संस्करण में विमोचन किया है। पलानी वेलु गट्स ये मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, मतलब पेट वाला जो मामला होता है, तो इन्हीं की, इसलिए इनका नाम भी है गट्स, पलानी वेलु गट्स की आत्मकथा है ये। अब आगे है रैंकिंग एंड रिपोर्ट। तो जो पीछे मैंने आपको रैंकिंग वगैरह पढ़ा दी, जैसे हेनली पासपोर्ट का पढ़ा ही दिया था, और कुछ रिपोर्ट वगैरह पढ़ा दी थी, वो तो मैंने वहीं पर दिखा दी थी। अब कुछ बची भी हुई हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिटी इंक्लूजन इंडेक्स 2025, ये जनवरी वाला ही हम अभी देख रहे हैं। तो चेन्नई स्थित फर्म अवतार, इसके द्वारा जारी एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन में बेंगलुरु को महिलाओं के लिए भारत का सबसे समावेशी और अनुकूल शहर माना गया है। यह अध्ययन कुल 125 शहरों में किया गया, जिसमें बेंगलुरु को सबसे सेफ माना गया है, अवतार जो फर्म है इसके द्वारा। तो स्कोर मिला 53 टोटल में से। औद्योगिक अवसर और कॉर्पोरेट परिस्थिति तंत्र यहाँ पर देखने को मुख्य ताकत है बेंगलुरु की। कॉर्पोरेट आप देखते हो वहाँ पर। और चेन्नई दूसरे नंबर पर है, पुणे तीसरे नंबर पर है, हैदराबाद चौथे नंबर पर है, और मुंबई 5वें नंबर पर। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, भारत इसमें 80वें नंबर पर है, 80 नंबर पर, और सिंगापुर सबसे नंबर 1 पर है। सबसे ताकतवर, इसका शक्तिशाली पासपोर्ट है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एशिया में मैन्युफैक्चरिंग के उसमें देखा जाए, तो इसमें अगर आप देखो कि एशिया में भी भारत 11वें स्थान पर, 11 देशों में छठे स्थान पर है। एशिया में बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत से आगे आप देखोगे तो मलेशिया और वियतनाम जैसे छोटे-छोटे देश भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से आगे हैं। चीन तो आपको पता ही है एशिया में सबसे आगे है। एशिया के वर्ल्ड में देखो तो ये सबसे आगे मिलेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग में। और मलेशिया पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंचा है। वियतनाम ये तीसरे स्थान पर है। सिंगापुर चौथे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया तकनीकी नवाचार में मजबूत है, 5वें स्थान पर। फिर आता है भारत 11 देशों में छठे स्थान पर। ठीक, मतलब कि एशिया के 11 देशों को लिया गया जो मेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ऊपर है लीड टॉप करते हैं, उसमें से चाइना नंबर 1 पर है। भारत, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर इनसे भी नीचे आता है, जबकि आप मलेशिया, वियतनाम को देखोगे बहुत छोटी-छोटी कंट्री हैं। तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद है नुम्बेओ नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक, रैंकिंग एंड रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं ना हम। तो नुम्बेओ द्वारा जारी इस वार्षिक सूचकांक में दुनिया भर के 304 शहरों की सुरक्षा और अपराध स्तर का विश्लेषण किया गया है। ये नुम्बेओ के द्वारा किया गया है। पहले जो था वो हमारा लोकल, हमारे भारत की फर्म थी, उन्होंने हमारे शहरों को किया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में किया, एक रैंकिंग की है। और ये रैंकिंग इन्होंने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, तो वहाँ पर जो उस शहर में रह रहे हैं लोग हैं ना, क्राउड सोर्स, आम जनता का फीडबैक से, कि आप अपने जो शहर में रह रहे हो, उन्होंने अपना एक सर्वे कराया कि आप यहाँ से सेटिस्फाई हो यहाँ पर, तो उन्होंने जनता के द्वारा जो उनको फीडबैक मिला उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा डाटा तैयार किया है, जिसमें इन्होंने सबसे जो सुरक्षित शहर माना है, ये चीन के किंगदाओ को माना है। वहाँ की पब्लिक, मतलब पब्लिक कहती है सुरक्षित है हम यहाँ पर, तो उसी हिसाब से नंबर 1 पर रखा गया किंगदाओ चाइना, नंबर 2 पर आबू धाबी, नंबर 3 पर दोहा, 4 पर शारजाह, सब मिडल ईस्ट वाले दिख रहे हैं यहाँ पर, तो नंबर 5 पर दुबई है। और भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहर, इसमें भारत के जो आते हैं, मंगलुरु कर्नाटक का, ये नंबर 1 पे, भारत के नंबर 1 पर। पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में देखा जाए तो ये भारत के शहर 46वें नंबर पर आता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नुम्बेओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
मंगलुरु 46वें नंबर पर है। पर हम भारत में देखें तो मंगलुरु इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 1 पर आ रहा है, अहमदाबाद 2 पर है, जयपुर 3 है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्टिंग रैंकिंग आई है उसमें 27वें नंबर पर अहमदाबाद, 106 जयपुर, 123 कोयम्बटूर और 132 तिरुवनंतपुरम। तो हमने इसको फिर अपने अकॉर्डिंग रैंक किया, तो 46 मतलब हमारा 1 हो गया। उसके बाद अहमदाबाद आता है, फिर जयपुर आता है, कोयम्बटूर आता है और तिरुवनंतपुरम आता है। तो इनके अकॉर्डिंग मंगलुरु नंबर 1 पर है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब उनके यहाँ से 46वें नंबर पर। अब है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय सिटी 2026। तो मुंबईयों का ये भी मुंबईयों के द्वारा ही जारी किया गया है। ये सूचकांक न्यूयॉर्क शहर को इन्होंने बेस लाइन लिया, मतलब न्यूयॉर्क शहर की महंगाई इन्होंने ली है, उसको बेस माना है। इसके आधार पर इन्होंने देखा है कि कौन से शहर कितने महंगे हैं। मतलब एक इन्होंने पहले आधार माना कि इसको अपना क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क शहर को, वहाँ की महंगाई से इन्होंने कंपेयर किया है कि कौन से दुनिया के सबसे 10 महंगे शहर हैं। तो नंबर 1 पर आता है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का। ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगर आप देखोगे ना तो टॉप 6 तो स्विट्जरलैंड की हैं। स्विट्जरलैंड को बहुत महंगा शहर माना जाता है, सॉरी महंगा देश माना जाता है स्विट्जरलैंड को, क्योंकि वहाँ पर सब अमीर लोग ही रहते हैं। छोटा सा देश है, खुशहाल देश है। जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, जाकर स्विट्जरलैंड की वो ले लेते हैं सिटीजनशिप। पैसा लगता है क्योंकि बहुत अमीर है, तो और जहाँ पर बहुत अमीर लोग रहेंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ज्यूरिख नंबर 1 पर आता है। जिनेवा नंबर 2 पर महंगा शहर है। बासेल तीसरे पर आता है। लुसाने आता है चौथे पे, लुगानो और बर्न। टॉप 6 तो आप देख रहे हो स्विट्जरलैंड के ही हैं, जो सबसे दुनिया के महंगे शहर हैं। 7वें नंबर पर न्यूयॉर्क आता है। 8वें पर रिकजेविक आइसलैंड का। 9वें पर होनोलुलु, ये आइलैंड है यूएसए का। 10वें पर सैन फ्रांसिस्को, ये भी अमेरिका का ही है। ये टॉप 10 सबसे महंगे शहर हैं। अब आगे हम प्रमुख निधन देख लेते हैं, जो जनवरी में प्रमुख व्यक्तियों के कुछ निधन हुए हैं। तो सुरेश कलमाड़ी, ये राजनीति और खेल प्रशासन से जुड़े हुए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे ये, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सुरेश कलमाड़ी। मनोज कोठारी, ये खेल से रिलेटेड थे, पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन रह चुके हैं। IBSF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल चुका है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है मनोज कोठारी को। कविंद्र पुरकायस्थ, राजनीति के क्षेत्र में भाजपा के ये संस्थापक सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ये संचार मंत्री भी रह चुके थे, केंद्रीय राज्य मंत्री संचार के, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ने मतलब के राज्य मंत्री रह चुके थे। तो कविंद्र पुरकायस्थ। माधव गोडगिल, तो पारिस्थितिकी और संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। दविंदर सिंह गारचा, ये हॉकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। 1980 जो मॉस्को ओलंपिक में ये स्वर्ण जो गोल्ड मेडल हमारी टीम को मिला था उसके सदस्य थे। इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। दविंदर सिंह गारचा। थॉमस पुत्तीरावटम, ये पॉलिटिक्स में केएल के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रह चुके हैं ये। कीर्तिदा मेकानी, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रकृति संरक्षण और समुदाय कल्याण में 30 प्लस वर्षों का योगदान दिया है। वेलेंटिनो गारवानी, फैशन के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड वेलेंटिनो फैशन हाउस के ये संस्थापक थे। 1993 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इलियास पशा, फुटबॉल के क्षेत्र से संबंधित हैं। ये पूर्व भारतीय और ईस्ट बंगाल फुटबॉल खिलाड़ी हैं और कर्नाटक के उत्कृष्ट फुटबॉलर हैं थे। मार्क टूली, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये BBC जो है आपको पता ही है, इसके वॉइस ऑफ इंडिया मतलब इन्हें कहा जाता था, और पद्मश्री पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये पत्रकार जो है पत्रकार को मतलब पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है मार्क टूली। अजीत पवार, तो आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें इनका निधन हो गया था। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में NCP के प्रमुख थे। महाराष्ट्र के 6 बार ये उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, क्रिकेट प्रशासन, ये पूर्व BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट के आधुनिकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा की। तो ये सभी प्रमुख व्यक्तियों का निधन हो गया जनवरी 2026 में। अब आगे हम प्रमुख शिखर सम्मेलन देख लेते हैं 2026 के। अब हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। पहले हमने समसामयिकी पढ़ी, फिर नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब एक एक करके हम टॉपिक वाइज सब कवर कर रहे हैं। तो अब हम शिखर सम्मेलन देख रहे हैं जो जनवरी में हुए। 6 जनवरी को राजस्थान क्षेत्रीय AI सम्मेलन हुआ। तो स्थान कहाँ पर, राजस्थान में हुआ। इसकी मुख्य विशेषता और विवरण इधर है। तो शासन और नवाचार में नैतिक और जिम्मेदार AI पर विचार विमर्श किया गया। 8 से 9 जनवरी को
राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन हुआ असम गुवाहाटी में। तो भारत को 2030 तक वैश्विक वस्त्र केंद्र बनाने के लिए एक पूरा ओवरव्यू देखा गया इसमें पूरा। 9 से 10 जनवरी को तीसरा भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में 230 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च की घोषणा इसमें हुई है। 9 से 12 जनवरी के बीच में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद हुआ नई दिल्ली में, पीएम मोदी के द्वारा संबोधित किया गया था इसमें। 11 से 15 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ इस बार, तो गुजरात के राजकोट में रिलायंस ने 7 लाख करोड़ और अदानी ने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है गुजरात में। 12 से 13 जनवरी को भारत जर्मनी सीईओ फोरम, ये सम्मेलन समिट हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, जिसमें पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच 25 साल की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हुई। 14 से 16 जनवरी 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स समिट हुआ इस नई दिल्ली में, जिसमें 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल थे। अगली अध्यक्षता भी इसकी यूके करेगा। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 19 से 21 जनवरी को 86वां एआईपीओसी अपना समिट हुआ, अध्यक्ष सम्मेलन हुआ उत्तर प्रदेश में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 से 23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हुआ डावोस स्विट्जरलैंड, मैंने आपको बताया था। 21 से 23 जनवरी आईआईसीडीएम 2026 चुनाव प्रबंधन नई दिल्ली में हुआ। 27 से 20 जनवरी, और सॉरी 27 जनवरी से 20 फरवरी भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी शिखर सम्मेलन मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए और जनवरी महीने के हैं सारे। अब गवर्नमेंट स्कीम, सरकार की जो योजनाएं हैं एक साथ किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है, और मेन उसमें क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बस इस तरफ है सब। जैसे मार्केट एक्सेस पोर्ट योजना, ये किस, क्योंकि आजकल ना राज्य वाली योजना भी मैंने आगे कवर की हुई है इसी वीडियो में ही। तो क्या कहते हैं, आजकल ना मंत्रालय वाली योजनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, राज्य वाली पढ़ के जाते हैं, और आप देखोगे मंत्रालय वाली योजना पूछी जाती है कि ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट जो योजना है, ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसकी अवधि 2026 से 31 के बीच में। इसमें एमएसएमई को पहली बार निर्यात करने वालों का ये वैश्विक बाजार पहुंच को मजबूत करना, उसके लिए बजट रखा गया 45 से 31 करोड़ का। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, तो ये सब आपको पता है। फिर जो व्यापार वाले मंत्रालय हैं वही इसको उद्योग मंत्रालय ही देखेगा। और फ्लक्स बोर्ड शोल्डर वायर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परिपूर्ण, क्योंकि इसमें मैंने सारे कवर कर दिए, अब सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी में जो भी है सारे इसमें डाल दिए मैंने। परिपूर्ण मेडिक्लेम, अब जो मेडिक्लेम वाला है ये हमारा आयुष मंत्रालय देख रहा है। में लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार व आयुष चिकित्सा कवरेज 10 से 20 लाख रुपए का बीमा होगा, जीएसटी नहीं लगेगी इस पर। बीआईएस एकीकृत मानकीकरण पोर्टल, ये उपभोक्ता मामले जो कंज्यूमर अफेयर है उसके द्वारा किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट। पंखुड़ी पोर्टल जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। में एसआर की साझेदारी सुविधा हेतु एकीकृत डिजिटल पोर्टल होगा, जहां पर पोषण, स्वास्थ्य, ईसीसी, बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए सिंगल विंडो एक्सेस होगा, उनको जानकारी मिलेगी इस पोर्टल पर। राष्ट्रीय खेल शासन नियम, ये युवा कार्य और खेल मंत्रालय का है। राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम, ये भी फिर वही ओलंपिक संघ वाला होगा। एनपीएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अटल पेंशन योजना, ये जो अब आगे फिर बढ़ा दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य इसमें शामिल हैं। 60 वर्ष के बाद जो भी होते हैं उनको 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का महीना का पेंशन मिलेगी इसमें, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं ना, एक जिन्होंने इस योजना में अपना वो किया हुआ है, उनका क्या कहते हैं इतने सालों तक पैसे कटते हैं, बाद में मिलेंगे 60 वर्ष के बाद। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्रालय के द्वारा, अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें 8.2% का ब्याज मिलता है। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं जो मतलब लड़कियां होती हैं वही इसमें, उनके पेरेंट्स इसमें कर सकते हैं। एमएसएमई वाला नीति आयोग द्वारा किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राज्य सरकार की योजनाएं अगर हम देखें तो संस्कार शाला असम के द्वारा में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सांस्कृतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो कल्चर को अपने वो कर सकें, संरक्षण कर सकें उसका। नैतिक शिक्षा उन्हें दी जाएगी, पारंपरिक ज्ञान के ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब संस्कार का नाम क्या है कि जो उनका संस्कार है, कल्चर वगैरह है, वो आगे बच्चों में भी उस संस्कार मतलब उनको दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी।
उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना असम की, इसमें लगभग 620 चिन्हित ब्रह्मचारी वैष्णव उदासीन भक्तों को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तमिलनाडु सुरक्षित पेंशन योजना, जब नाम ही आगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु की तो योजना होगी ये। डीप टेक, राज्य का नाम नहीं आएगा, डीप टेक स्टार्टअप नीति तमिलनाडु के द्वारा। नम्मा अरसू, ये इंपॉर्टेंट है, नम्मा अरसू तमिलनाडु, इसमें मेटा के सहयोग से व्हाट्सएप आधारित ई गवर्नेंस सेवा शुरू की गई है। इसमें अंग्रेजी व तमिल में चैटबॉट होगा, जिससे आप बस टिकट बुकिंग व्हाट्सएप पर ही, परीक्षा हॉल टिकट, कर भुगतान, ऐसी सेवाएं आप व्हाट्सएप पर ही कर सकते हो। ये तमिलनाडु की योजना है नम्मा अरसू। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब की, में राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क और कैशलेस उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, के द्वारा ये बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। का नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। अब आगे है महत्वपूर्ण दिवस और थीम। तो जनवरी महीने की जो इम्पोर्टेंट डे हैं और उनकी थीम देख लेते हैं। इस तरफ थीम होगी, अगर कई 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 जो डे उनकी थीम नहीं होती तो उनका जो मेन बात होगी वो यहाँ पर होगी। जैसे 1 यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है एम्ब्रेसिंग आवर ग्लोबल फैमिली। 4 जनवरी इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, युद्ध से जो प्रभावित अनाथ बच्चे हैं उनकी सुरक्षा और भविष्य के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत इसी दिन आए थे, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाई जाती है। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। गुरु थे क्या, गुरु हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिता के बीच सेतु। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये स्वतंत्र भारत के दूसरे पीएम, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार की थीम है इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 78वां सेना दिवस है, इसमें के.एम. करियप्पा के सेना ने कमान संभाली थी। और 16 जनवरी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, देश में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए पराक्रमक ये नया हुआ, पहले नहीं 23 जनवरी को नहीं होता था, लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ये थीम थी एम्पावरिंग गर्ल फॉर ए बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। 25 जनवरी को वोटर डे, मतदाता दिवस, माई इंडिया माई वोट इस बार की थीम है। 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस में थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, और विश्व कुष्ठ दिवस की थीम है लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। और गणतंत्र दिवस जो अपना 77 था, इसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। में आपको पता मुख्य जो हमारे अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी, ये पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, स्वतंत्रता सेनानी, आपको पता ही है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस, तो महात्मा गांधी के शहादत और क्रांतिकारियों के बलिदान के स्मृति में, जो बलिदान क्रांतिकारियों ने हमारे दिए थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की स्मृति में 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर में हम जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर है वो देखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट जगत का जनवरी वाले देख रहे हैं इसमें हम। तो जनवरी में कौन कौन सी क्रिकेट के फील्ड में घटनाएं घटी हैं, तो संन्यास की घोषणा, हाँ, जनवरी 2026 में दो महान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने संन्यास लेने का फैसला लिया है। पहले उस्मान ख्वाजा और दूसरे एलिसा हिली। तो उस्मान ख्वाजा ये ऑस्ट्रेलिया के, आपको पता है, क्रिकेटर हैं। इन्होंने सिडनी में 5वें एशेज के टेस्ट के बाद संन्यास ले लिया। 88 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 6206 रन बनाए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, उस्मान ख्वाजा। एलिसा हिली, ये महिला कप्तान ऑस्ट्रेलिया की। भारत सीरीज फरवरी मार्च में होगी, उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 8 वर्ल्ड कप खिताब जीते, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है फरवरी में।
और 269 शिकार इन्होंने किए। 8 वर्ल्ड कप खिताब इन्होंने जीते हैं एलिसा हिली ने। और विराट कोहली ने नया इतिहास रचा है। विराट कोहली अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर तो आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 34,357 रन बनाए हैं। अब विराट कोहली ने बनाए हैं 28,068 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 93 रन बनाकर मुकाम हासिल किया वनडे में। और कुमार संगकारा अब तीसरे नंबर पर हो गए, पहले दूसरे नंबर पर थे। इन्होंने 28,016 रन बनाए हैं। अब घरेलू और लीग क्रिकेट में देखो तो विदर्भ ने बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर इन्होंने अपना पहला खिताब जीता। नेट साइबर ब्रंट तो WPL इतिहास का पहला शतक मुंबई इंडियंस के लिए आरसीबी के खिलाफ 57 गेंदों में नाबाद 100 रन इन्होंने बनाए हैं। और IPL स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो BCCI और जेमिनी, इस बार जेमिनाई आपको पता होगा, इन्होंने 270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट साइन किया है BCCI के साथ। शतरंज में अगर आप देखो तो ये नए ग्रैंड मास्टर बने हैं, इंपॉर्टेंट है, आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय ये भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। कौन से टूर्नामेंट में? तो अर्मेनिया में आयोजित इस प्रतियोगिता कौन सी? आंद्रनिक मार्गियन मेमोरियल टूर्नामेंट में ये बने हैं। नाम क्या है? आर्यन वार्ष्णेय। अब देखते हैं जो ग्रैंड स्लैम, आपको पता होता है टेनिस के ग्रैंड स्लैम अवार्ड होते हैं ना, टेनिस टूर्नामेंट होता है, जनवरी में हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विजेता है, तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ये जीते हैं स्पेन के। महिला में तो एलेना रैबाकिना कजाकिस्तान की। और तब जो पुरुष युगल और महिला युगल, मतलब जिसमें दो दो जने खेलते हैं, एक जगह दो, सामने भी दो, तो पुरुष युगल में मैन डबल में क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्सकी स्कुप्सकी नाम है इनका, देखा स्कुप्सकी। और महिला डबल में, महिला युगल में तो झांग शुआई और एलिसे मर्टेंस। और मिक्स डबल में ओलिविया गाडेकी और जॉन पियर्स। ठीक, मेन तो आप पुरुष एकल, महिला एकल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास ये किसके किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। तो अगर आप देखोगे ये आयोजन कब हुआ, तो 18 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच चला। कहाँ पर हुआ? तो अबू धाबी में हुआ, अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। इसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। भारत की तरफ से 45 जवान गए थे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के, और यूएई की तरफ से 53rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवान आए थे। तो अब आगे चलते हैं। तो प्रलय मिसाइल, भारत ने एक ही लॉन्चर से 2 सफल परीक्षण किए हैं। यानी कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने हासिल की है। इसमें DRDO ने ओडिशा के तट पर प्रलय मिसाइल का सफल 16वां परीक्षण किया है। ये क्या होता है? तो इस परीक्षण ने मिसाइल की सटीकता और एक साथ कई हमलों को अंजाम देने की क्षमता को साथ, मतलब एक साथ दो दो लॉन्चर, एक ही लॉन्चर में 2 सफल परीक्षण, एक ही लॉन्चर में 2 बार आप लॉन्च कर सकते हो। तो खबरों में क्यों है? तो कहाँ पर? एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा के चांदीपुर में ये किया गया परीक्षण। परीक्षण का प्रकार था यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल। में क्या होता है, एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बहुत कम अंतराल के भीतर आप दाग सकते हो। जैसे एक ही लॉन्चर से आप 2 मिसाइलों को एक साथ, मतलब एक निकली फिर 2-3 सेकंड के बाद दूसरी मिसाइल दाग सकते हो। तो सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट यानी इसका जो लिक्विड है होता है। और ट्रैजेक्टरी की बात की जाए तो ये हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, इसीलिए इसे अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। दूरी की बात की जाए तो 150 से 500 किलोमीटर। और नेविगेशन प्रणाली मॉडर्न वाली है, अत्याधुनिक है। पेलोड कितना अपने साथ, मतलब बारूद वगैरह लेकर जा सकती है, तो 500 से 1000 किलोग्राम। अब आगे कि भारतीय सेना 2026 नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष मानना है। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता यानी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए खुद को एक प्रौद्योगिकी संचालित यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स के रूप में बदलने का संकल्प लिया है। तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है
डेटा एक रणनीतिक संसाधन यानी कि पारंपरिक युद्ध में केवल हथियार और सैनिक महत्वपूर्ण थे, जो पहले होता था कि आप तोप है आपके पास और सैनिक हैं वही चलता था, जिसके पास ज़्यादा सैनिक हैं वो जीत जाता था। लेकिन अब डेटा को एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सही समय पर सही जानकारी युद्ध का परिणाम बदल सकती है ना? और निर्बाध संपर्क यानी सीमलेस कनेक्टिविटी, इसका उद्देश्य है मुख्यालय से लेकर सीमा पर तैनात अंतिम सेना तक एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनाना जहां जानकारी बिना किसी देरी के साझा की जा सके। और नेटवर्क केंद्रित युद्ध, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, यानी कि एक ऐसी सैन्य अवधारणा है जिसमें सेंसर, कमांडर और शूटर्स को एक साथ जोड़ा जाए ताकि त्वरित इंस्टेंट डिसीजन लिए जा सकें। इसके बाद है मिशन सुदर्शन चक्र। ये भारत का अभेद ड्रोन रक्षा कवच है। तो आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। और यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शत्रुतापूर्ण ड्रोनों के जो हवाई खतरे हैं इनको, मतलब आप एक तरह से जैसे कोई देश हमारे ऊपर अगर ड्रोन फेंकेगा, आप आजकल देख ही रहे हो कि ड्रोन के द्वारा हमले हो रहे हैं, तो ऊपर हवा में ही वो खत्म कर दिया जाए। उसी का नाम है, उसी रक्षा कवच का नाम रखा गया सुदर्शन चक्र, कि आप उसको हवा में ही खत्म कर दो, नीचे गिरने ही नहीं दो। तो मिशन की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड अगर आप देखो तो हाल ही के वर्षों में मानव रहित हवाई वाहन, हम ड्रोन कहते हैं, इन्हीं के द्वारा युद्ध होते हैं क्योंकि ये मिसाइल की तुलना में सस्ते होते हैं और नुकसान काफ़ी करते हैं। तो सीमा पार से ड्रोनों का उपयोग आप देखोगे निगरानी के लिए भी होता है, हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी भी इनके द्वारा की जाती है और हमले भी इनके द्वारा किए जाते हैं। और जो सुदर्शन चक्र है, यह मिशन केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक एकीकृत रक्षा ढांचा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को 2035 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुस्तरीय सुरक्षा है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटी दूरी के पॉइंट रक्षा संसाधनों तक का समावेश है। मतलब एक तरह से जो मर्जी मिसाइल वगैरह है सब कुछ नीचे हमारे पहुंच ना पाए, ऊपर ही खत्म कर दिया जाए। अब भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का शानदार प्रदर्शन करते हुए जो हमारा 77th गणतंत्र दिवस हुआ था, इसके परेड में पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, इसका आपने देखा अनावरण किया। ये पहली बार किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का, ग्लाइड मिसाइल का। इस मिसाइल प्रणाली ने LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के नाम से जाना जाता है। DRDO ने विकसित किया है और यह उपलब्धि भारत को दुनिया के उन चुनिंदे देशों यानी रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत आता है इसमें हाइपरसोनिक तकनीक में। अब है साइंस एंड टेक। तो हबल टेलीस्कोप जो है, इसकी बड़ी खोज इसने की है। क्लाउड 9 ब्रह्मांड की तारा विहीन अवशेष। नासा के हबल हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को खोज निकाला है जिसमें खगोलविदों यानी कि एस्ट्रोनॉमर को हैरान कर दिया है। आप देख भी पा रहे होंगे कि अंतरिक्ष में, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन एक जगह आप देखो तारा विहीन, मतलब जहां एक भी स्टार नहीं है, खोज निकाला है किसने? अपना हबल टेलीस्कोप ने। यह खोज मेसियर 94 सर्पिल आकाश गंगा के पास, इस आकाश गंगा के पास स्थित एक तारा विहीन बादल की है जिसे क्लाउड 9 का नाम दिया गया है। ये कौन सी गैलेक्सी के पास देखा गया है? अपना मेसियर 94 गैलेक्सी के पास देखा गया है। यह कोई सामान्य बादल नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में से ये एक फॉसिल है, शुरुआती दिनों का। तो साथ में याद रखिएगा रेलहिक ये क्या है? तो क्लाउड 9 जो हम कह रहे हैं जिसका नाम हमने क्लाउड 9 दिया है, तो जो क्लाउड 9 है ना ये वाला, तो मैंने क्लाउड 9 का नाम दिया है जहाँ पर कोई तारा स्टार नहीं है। देखो, रीआयनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड के रूप में वर्गीकृत किया गया, मतलब साइंटिफिक ये इसका नेम है रेलिक। HI न्यूट्रल हाइड्रोजन, इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन गैस उदासीन अवस्था में यहाँ पर तारा निर्माण में विफलता है, यहाँ पर कोई भी स्टार का निर्माण होता ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन वगैरह है ही नहीं है। आगे है ऑर्टेमिस सेकंड मिशन। तो 50 साल बाद चंद्रमा की ओर मानव वापसी। तो नासा का जो ऑर्टेमिस सेकंड मिशन है, ये अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। 1972 में आपको पता अपोलो 17 के बाद ये पहली बार होगा जब मानव पृथ्वी की निचली कक्षा को पार करके चंद्रमा के इतने करीब पहुंचेगा। ऑर्टेमिस सेकंड का जो इतिहास चालक दल है, इसमें जो मानव है चंद्रमा पर जाएगा, इसमें नासा की तरफ से मिशन कमांडर होंगे रीड वाइजमैन और विक्टर ग्लोवर, ये भी नासा की तरफ से होंगे। ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं। क्रिस्टीना कोच ये मिशन स्पेशलिस्ट होंगी। ये चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हैं। जेरेमी हैंसन
ये मिशन स्पेशलिस्ट होंगे ये कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी के होंगे। यह चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले गैर अमेरिकी और पहले कनाडाई बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरी समसमा के पढ़ा दी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए, यहीं पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि PSLV 362 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसे अपना किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ज़्यादातर यहीं से किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो एक मिनट, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। तो PSLV 362 मिशन को आपको पता है कि किया गया था श्रीहरिकोटा से, और इसरो का पहला लॉन्च पैड था जहाँ से जो अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को किया गया था को पैसेंजर सैटेलाइट के द्वारा। लेकिन तीसरे चरण में खराबी आ गई थी तो मिशन सफल नहीं हो पाया। अब अगला प्रश्न है कि PSLV 362 पर कितने को पैसेंजर सैटेलाइट थे? को पैसेंजर मतलब एक तो मेन वाला EOS था, मेन जो सैटेलाइट था जो इसरो के द्वारा भेजा गया था वो था ना EOS-N1। इसके साथ कुछ और भी सैटेलाइट गए थे जिन्हें को पैसेंजर सैटेलाइट कहते हैं। वो कितने थे? और टोटल 16 गए थे, 1 + 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है कि किस प्राइवेट कंपनी ने PSLV 362 मिशन में 7 सैटेलाइट भेजे थे? तो हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी थी, कौन सी? ध्रुव स्पेस, ध्रुव स्पेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब्स 2026 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म ड्रामा जीता था? बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था किसे? तो ये मिला था हेमनेट को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखें, तो गोल्डन ग्लोब 2026 में बेस्ट डायरेक्टर किसने जीता? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था एंडरसन को। कहाँ पर एंडरसन? ये रहे, पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। इनका कौन सा था? तो उसके लिए वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला था। अब अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब्स 2026 में बेस्ट मेल एक्टर ड्रामा किसने जीता? तो ड्रामा में बेस्ट मेल एक्टर का जीता था इन्होंने, मोरा ने ना, पढ़ाई था हमने मोरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मोरा, द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए, ड्रामा के लिए। अगला प्रश्न है अब, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश पहले नंबर पर है? तो पहले नंबर पर तो है सिंगापुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक आपको पता ही है कौन सी है। इंडिया की रैंक है अपना 80 नंबर पर, पहले 85 थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आगे चलें। तो अब अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन ही है क्योंकि ये अभी इस समय भारत का फॉरेन रिजर्व 2026 जनवरी तक कितना था? तो इसका सही जवाब होगा 687 बिलियन डॉलर के लगभग है, 687.19 बिलियन डॉलर के बराबर है फॉरेन एक्सचेंज अभी इस समय भारत के पास है। अब आगे चलें। तो अब अगला प्रश्न है कि इसको एक मिनट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 में चीन के साथ भारत का कुल बायलैटरल ट्रेड कितना था? तो भारत ने चीन के साथ 2025 में कुल कितना व्यापार किया? तो भारत का चीन के साथ व्यापार हुआ 155 बिलियन डॉलर का। में आप देखोगे कि 100 बिलियन डॉलर तो चाइना ही हमें एक्सपोर्ट करता है, 100 बिलियन से ज़्यादा ही। मतलब कि अगर हम मान लो ऐसे समझो कि हम किसी से 155 रुपये, हम 155 रुपये अगर हमारा किसी के साथ व्यापार हो रहा है, उसमें से वो 100 रुपये का सामान वो सामने वाला हमें बेच रहा है और उससे हम सिर्फ 55 रुपये का बेच पा रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं ना, तो 155 में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 155 है, इसमें से लगभग 100 नहीं 116 बिलियन डॉलर, 116 बिलियन डॉलर खाली चाइना ही हमें एक्सपोर्ट कर देता है। तो हम डेफिसिट में रहते हैं चाइना के साथ। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया नम्मा अरासू क्या है? तो नम्मा रासु योजना है जो कि व्हाट्सएप पर, हाँ व्हाट्सएप वाला था ना, जहाँ पर हम टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, एग्जाम हॉल टिकट, बस टिकट, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के तक्षशिला के पास किस पुरानी सभ्यता के सिक्के मिले थे? तो कौन से साम्राज्य के सिक्के मिले हैं वहाँ पर? तो ये अपना मिला था कुषाण साम्राज्य के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कुषाण साम्राज्य। कौन से किंग थे? वासुदेवा, है ना, वासुदेव प्रथम। अब आगे चलें। अगला प्रश्न है कि इंडियन आर्मी ने 2026 को क्या घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल कहा है इन्होंने, ऑप्शन बी।
अब आगे है कि जनवरी 2026 में UIDAI आधार कार्ड वाली जो संस्था है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया आधार मैस्कोट क्या है? इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया आधार मैस्कोट है, का नाम है उदय। UIDAI ने 8 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में आधार मैस्कोट उदय लॉन्च किया। इस आधार से जुड़ी जो भी आपको प्रॉब्लम है, एक तरह से चैट बोट समझ लो। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखिए। जेंडर कैटेगरी में UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड, तो जेंडर कैटेगरी में UN के द्वारा अवार्ड मिला है शांता जी को। कहाँ पर है? ये रहा, शांता कुमार। ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है कि भारत ने 92nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92वें नंबर पर बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो विराट कोहली। नंबर 1 पर है सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पर है विराट कोहली, नंबर 3 पर है संगकारा। हर साल 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य पर नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय अपना युवा दिवस मनाया जाता है, और ये अपना 1985 से मनाया जा रहा है। आगे है अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर तेलुगु में किताब किसने लॉन्च की है? तो यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को री एनवायरमेंटल मंजूरी मिली है? तो वही अपना या कलाई वाला था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कलाई टू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में तेंदुए का कौन सा दुर्लभ प्रकार खोजा गया है? तो वहां पर लोकल लोगों ने इसे चंदन, मतलब कर्नाटक में खोजा गया तेंदुआ चंदन तेंदुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो ये कर्नाटक में पहली बार सेंडर, इसे मतलब चंदन तेंदुए को इंग्लिश में कहते हैं सैंडलवुड लेपर्ड, लोग हैं इसको चंदन तेंदुआ कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलिसा हिली ने अपने करियर में कितने वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं? तो एलिसा हिली ने अपने करियर में 8, जिसमें से 6 T20 वर्ल्ड कप हैं और 2 ODI वर्ल्ड कप हैं। एलिसा हिली का जो करियर है 15 साल का, इसमें इन्होंने 8 बार ICC वर्ल्ड कप के टाइटल जीते हैं। 6 बार मैंने आपको बता दिया T20 वाला, और 2 बार अपना इसका ODI का। अगला प्रश्न है कि नुम्बेओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि एशिया विनिर्माण सूचकांक यानी मैन्युफैक्चरिंग में इंडेक्स में देखा जाए तो शीर्ष स्थान बरकरार रखने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर तो चाइना है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तविंदर सिंह गारचा जिनका निधन हुआ है, ये किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे? ये हॉकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? हॉकी। अब अगला प्रश्न है कि किस टीम ने सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो खिताब जीता है विदर्भ ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो 77वें गणतंत्र दिवस की अपनी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो माई इंडिया माई वोट। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। अब अगला प्रश्न है कि उस्मान ख्वाजा के टेस्ट करियर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अच्छा, क्या सही नहीं ये बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर थे, ये सही है। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला, ये भी सही है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं, ये सही नहीं है। इन्होंने मतलब 6200 रन के लगभग बनाए थे, 6206 रन बनाए हैं, तो 10,000 से कम है ना ये। इन्होंने 2010-11 इंग्लैंड के खिलाफ अपना वो पदार्पण किया था, हाँ करियर की स्टार्टिंग की थी, ये सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी ये गलत है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।